मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। समय जैसा भी हो, कभी कम न हो तुम्हारी मुस्कुराहट। समय जैसा भी हो, कभी कम न हो तुम्हारी मुस्कुराहट। खुद को जगाए रहो, पढ़ते रहो, यही है सफलता की आहट। विद्यार्थियों, हमने प्रथम पाठ के सभी प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब हम प्रकृति प्रश्न संग्रह के कुछ सवाल हल करने वाले हैं। कुछ छात्र ऐसा कहते हैं कि हमें प्रमेय आता है, परंतु कब कौन सा प्रमेय हमें इस्तेमाल करना है वो हमें समझ में नहीं आता। तो वो थोड़ी सी शंका को हम दूर करते हैं कि कैसे हम प्रमेयों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम कुछ सवाल के साथ आज ये आपके साथ फिर से आ गए। प्रकृति प्रश्न संग्रह का पहला सवाल है, आकृति में दिया है त्रिभुज कोण ABC बराबर कोण DCB बराबर 90, AB बराबर 6, DC बराबर 8। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DCB कितना, ये आपको ज्ञात करना है। आकृति दी हुई है, आकृति को देखकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई 6 दी है और इसकी ऊंचाई 8 दी है। दो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों में ध्यान से देखेंगे तो इनका आधार समान है, ऊंचाई है और आधार है। बच्चों, हमने और क्या निकालना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। बच्चों, हमने कौन कौन सा प्रमेय पढ़ा है? हमने पढ़ा है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। यही दो प्रमेय है जिसमें हम क्षेत्रफल का अनुपात से संबंधित बात को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इन्हीं दो में से कोई एक का उपयोग होगा। क्योंकि यहाँ पर समरूपता से कोई संबंध नहीं दिया गया है, आधार और ऊंचाई दी है, इसलिए हम पहला यानी कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वाला प्रमेय का गुणधर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या दिया है फटाफट। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC तथा एरिया ऑफ त्रिभुज DCB में आकृति के अनुसार देखते जाइए। हमने क्या देखा कि ये समान आधार वाले त्रिभुज हैं, इनकी ऊंचाई अलग अलग है। तो हम लिख देंगे वही बात कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB में BC का यह आधार सामान्य है या समान है। उनका अगर माप दिया है तो समान होता है, माप नहीं दिया है तो सामान्य है। दोनों ही हम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही आधार है उनका, तो जब एक ही आधार है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। आप उसी को वाक्य में लिख दीजिए। क्योंकि ये समान आधार वाले त्रिभुज हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, संगत ऊंचाई के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DCB बराबर उनकी संगत ऊंचाई AB अपॉन DC है, और उनका माप जो भी संख्या या जो उनका मान दिया गया है ऊंचाई का लिख दीजिए और उससे संक्षिप्त कर दीजिए। यहाँ 6/8 है, संक्षिप्त करके उसका उत्तर हमें मिला 3/4। बच्चों, याद से अपने उत्तर को लास्ट स्टेटमेंट जरूर लिखिए। उत्तर इसलिए जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर। प्रश्न था एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DCB का माप ज्ञात कीजिए। तो अब उसका उत्तर हमें मिल गया 3/4। तो हमने समझ लिया कि किस तरह से हमें कौन सा प्रमेय का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, इसी से संबंधित हम चौथे के प्रकृति प्रश्न संग्रह का चौथा हुआ। हम पांचवा सवाल लेते हैं। पांचवें सवाल में PM बराबर 10 दिया है, आकृति दी हुई है। आकृति दिए देने पे आपको समझने के लिए बड़ी आसानी होती है। यहाँ पर भी आधार समान है, परंतु इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल दिया है 110 सेंटीमीटर। बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दो त्रिभुज PQS और RQS या QRS दोनों त्रिभुज समान आधार वाले त्रिभुज है। इनकी संगत ऊंचाई अलग अलग है। एक की ऊंचाई दी है, दूसरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो यहाँ पे भी आधार और ऊंचाई से संबंधित वाला क्षेत्रफल का
संबंधी जो क्षेत्र प्रमेय है उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम अपना सवाल हल करते हैं। त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों की तुलना कीजिए। त्रिभुज पी क्यू एस तथा क्यू आर एस समान आधार वाले त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज क्यू आर एस के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। उसी को आप लिख दीजिए। इसलिए दे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एस बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू आर एस बराबर पी एम बटे आर एन, उनकी संगत ऊंचाई, इनकी संगत। अब जो भी मान दिया है हमारे सवाल में पहले शुरू में, उसका लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 और इस क्यू आर एस का क्षेत्रफल दिया है 110। अब मान लिखिए, रख देने के बाद अब तिरछा गुणा करके उसको हल कीजिए। बच्चों, जो ये तिरछा गुणा होता है, जो हमें ज्ञात करना होता है, उसको सबसे पहले लेते हैं उनके गुणन को। तो एन आर ज्ञात करना है, उसका तिर्यक गुणा है 100। बाकी दूसरों को दाहिने पक्ष में ले लेते हैं। दाहिने पक्ष में 110 गुणे 10 लिख दिया, और एन आर के साथ वाला जो तिरछा गुणा है उसको हम बटे में लिख देते हैं। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, यहाँ मैंने शॉर्ट में किया है, आप एक स्टेप और बढ़ा के तिरछा गुणा करके दायां पक्ष और बायां पक्ष ले लीजिए। इसके बाद पक्षांतर करिए, जो कटता है काटिए और इसका उत्तर निकाल दीजिए। लास्ट में भी हमारा उत्तर एन आर बराबर 11 सेंटीमीटर आता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। छोटी छोटी जानकारी के हिसाब से 2 नंबर और 2 नंबर के सवाल के हिसाब से ये है आपका सवाल। आगे बढ़ते हुए हम छठे सवाल को देखते हैं। छठे सवाल में त्रिभुज एम एन टी समरूप त्रिभुज क्यू आर एस बिंदु टी से खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 5 है तथा बिंदु एस से खींची गए शीर्ष लंब की लंबाई 9 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन टी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू आर एस, इनका अनुपात ज्ञात करना है। अब बच्चों, यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई भी, लंबाई शीर्ष लंब दिया है, लेकिन दिया है समरूप। अब समरूप है तो यहाँ पर हमें वो क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी वाला प्रमेय लगाना होगा। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ शीर्ष लंब दिया हुआ है, तो हमें और थोड़ी सी जानकारी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। जो दिया है त्रिभुज एम एन टी और त्रिभुज क्यू आर एस, और शीर्ष लंब दिया है 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो हम पहले शीर्ष लंब की रचना कर लेंगे। टी से शीर्ष लंब एम एन पर, जो एक्स पर प्रतिच्छेदित करती है, एक्स पर लंब है, और यस वाई लंब है क्यू आर पर। जो जानकारी हमें दी है सवाल में, उस हिसाब से हमारी ये आकृति बन जाती है। इस आकृति को देखते हुए अब आगे का हम सवाल हल करते हैं। आकृति के अनुसार हमने शीर्ष लंब की रचना की, इस प्रकार से की ताकि तीनों ये बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, और एक्स टी लंब है एम एन पर, वाई एस लंब है क्यू आर पर। आगे बढ़ते हैं। हमें दत्त क्या दिया है? दत्त ये है कि त्रिभुज, दत्त है त्रिभुज क्यू एम एन टी, त्रिभुज एम एन टी समरूप त्रिभुज क्यू आर एस, ये दत्त है। तो बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं और उनके संगत भुजाएं समानुपात में होती है। आप उसको लिख लीजिए, लिख दीजिए। हमने लिख दिया, संगत कोण सर्वांग सम है और संगत कोण सर्वांग सम है और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हैं। अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमें इस त्रिभुज की एक भी संगत भुजाओं का माप नहीं मालूम है, हमें क्या मालूम है? उनके शीर्ष लंब पता है। तो अब हमें शीर्ष लंब और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात को तुलना करके निकालना है। अब इसके लिए हमें पहले दो छोटे त्रिभुज को जो लंब डाले गए हैं उनको समरूप करना। आकृति में फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ पर यम सर्वांग सम क्यू के है और ये इस पर लंब है, यहाँ इस पर लंब है। इसका मतलब ये कोण सम, दोनों समकोण है, यानी इस त्रिभुज में दो कोण हमें सर्वांग सम मिल गए। जब दो कोण सर्वांग सम मिल गए तो कोको कसौटी से हमें ये दोनों त्रिभुज जो नंबर 1-1 है ये समरूप हो गए। जब ये समरूप हो गए तब अब उसी चीज को हम लिख देते हैं, कोण यम सर्वांग सम कोण क्यू, एक के अनुसार जो हमने पहले स्टेप लिखा, और एम एक्स टी कोण सर्वांग सम कोण क्यू वाई एस प्रत्येक 90 अंश के आकृति में
हमने आकृति आपके समक्ष रहेगा और उसको देखते हुए आप अपने इस उपपत्ति को, कथन को लिखते जाइएगा। इसलिए त्रिभुज MXT समरूप त्रिभुज QYS कोको कसौटी के अनुसार, और आगे समरूप है इनके संगत भुजाएं भी समानुपात में होंगी, तो इन समानुपात भुजाओं को भी लिख लेंगे। हमेशा जब भी हो तो 2 ही नहीं 3 समानुपात है, हम तीनों को लिखते जाएंगे। जो हमारा ऑर्डर है उस ऑर्डर पे आप बढ़ते जाइए। MX बटे QY XT बटे YS बराबर MT बटे QS हमने लिख दिया। अब ये इसको नंबर देंगे 2। बच्चों 1 और 2 को अगर हम तुलना करते हैं तो MT और QS एक अनुपात ऐसा है जो कि दोनों में है। अब मैंने पहले वीडियो में समझा दिया था कि अगर एक भी अनुपात है तो ये सारे के सारे अनुपात आपस में समान हो जाएंगे। जब ये सारे अनुपात समान हो जाएंगे तो हमें लेना क्या है, एक भुजा लेनी है, त्रिभुज की एक भुजा। तो हम त्रिभुज की एक भुजा कौन सी लेते हैं, MT अपॉन QS, और ये सर्वांग सम है उनके शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर। कितना आया उनका शीर्ष, एक का शीर्ष लंब दिया है दोनों का, तो XT दिया है 5 और YS दिया है 9, यानी कि एक भुजा का अनुपात हमें मिल गया जो 5/9 है। इसको हम मार्क कर देंगे कथन 3। कथन 3। अब आगे बढ़ते हैं अपने सवाल के अंत में, जो हमें ज्ञात करना है अब उसके लिए आ जाते हैं। तो त्रिभुज MNT समरूप त्रिभुज QRS दत्त दिया है और इसलिए उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज MNT बटे एरिया ऑफ त्रिभुज QRS बराबर MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय जो हम पढ़ चुके हैं। इसलिए अब ये जो वर्ग है उसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, MT अपॉन QS। कथन 3 से हमें पता है कि MT अपॉन QS कितना है, 5/9, और उसका वर्ग निकाल दिया 25/21। इसलिए हमें यह उत्तर मिल गया, एरिया ऑफ त्रिभुज MNT बटे एरिया ऑफ त्रिभुज QRS बराबर 25/21। इस तरह से एक साथ में सारे सवाल को हम इसको अलग अलग हमने पढ़ा। एक बार आप देख लीजिए फटाफट, ये सवाल है, आप सवाल का हल एक साथ में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हमारा उत्तर हो गया। और ये हमारी रही आकृति, इसकी आकृति नहीं दी हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आकृति। इसी आकृति के हिसाब से एक चीज और कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इस आकृति में हमें MNT समरूप QRS यानी जो मुख्य त्रिभुज है वो तो समरूप है, वो समरूप है, और जो एक नंबर का त्रिभुज है ये भी आपस में समरूप हम देख सकते हैं कि सर्वांग सम कोण ये दिया गया है और ये लंब है, यानी एक नंबर त्रिभुज भी समरूप है। उसी तरह से 2 नंबर त्रिभुज भी समरूप है। जब सब त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम तीन बार MNT समरूप QRS, तो इनकी 3 संगत भुजाएं, और 2 एक नंबर का जो त्रिभुज मैंने यहाँ दिखाया है ये भी समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं, और अगर 2 नंबर का त्रिभुज समरूप दिखाएं तो ये इनके संगत भुजाएं। बच्चों ये तीनों में देखेंगे तो कुछ न कुछ उनकी संगत भुजाएं सामान्य हैं। इसका मतलब कि अगर कभी शीर्ष लंब दिया हो तो भी हम इस तरह से त्रिभुज को समरूप करके एक भुजा का माप निकाल के सवाल को हल कर सकते हैं। अगर यक्षन यानी कि ये छोटा सा ये हिस्सा भी दिया हो तो भी हम समरूप करके एक भुजा का माप निकाल के सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पे शीर्ष लंब दिया है तो मेरा सिर्फ ये चीज़ दिखाने का मतलब ये है कि कभी हो सकता है शीर्ष लंब की जगह ये भुजा दी हो और कहा गया हो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो इस तरह से तीनों भुजाओं का तीन त्रिभुज जो है मुख्य और 1, 2 इनको समरूप दिखाकर उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिखाकर हम किसी भी रेखाखंड से और अपने उस लास्ट उत्तर यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल वो निकाल सकते हैं। तो चाहे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ रहा होगा कि चाहे कोई भी दिया हो, हमने शीर्ष लंब से ये सवाल हल किया, शीर्ष लंब के अलावा अगर अन्य कोई भी दिया हो तो आप इसका हल जरूर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने आज 3 सवालों को आपके समक्ष रखा।
और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस आकृति को बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये तीनों का ही है। और 3 सवाल अच्छे से हल करते रहिए। एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को प्रेरित करते रहिए और गणित समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।